हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर सेकेंड, अर्थात अब एनसीईआरटी जो नया सिलेबस है उसमें चैप्टर 1 है, जिस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन अर्थात विलयन। इसमें आज के इस लेक्चर में हम वान हाफ गुणांक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज आप क्या पढ़ने वाले बच्चों, वान हाफ गुणांक काफी महत्वपूर्ण है। 12th क्लास के लेवल से आप लोगों को बेसिक चीज समझाऊंगा। इसके पहले आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा भाई कि किसी भी विलयन में प्रसरण दाब कैसे निकालते हैं, किसी भी विलयन में क्वथनांक में उन्नयन कैसे निकालते हैं, किसी विलयन में जब विलेय पदार्थ अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला हो तो हिमांक में अवनमन कैसे निकालते हैं। तो जब हमारे पास कोई भी विलयन है जिसमें विलेय अवाष्पशील है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। विलेय कैसा है? अवाष्पशील है, अवाष्पशील है और उसको किसी विलायक में मिला दिया गया तो विलयन बन गया। उस स्थिति पे हम विलयन का या तो प्रसरण दाब भी निकाल सकते हैं। प्रसरण दाब ये सभी के सभी अणुसंख्यक गुणधर्म है, अर्थात अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। दूसरे पॉइंट पर क्वथनांक में उन्नयन भी हम निकाल सकते हैं। क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद आपने अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ा होगा, हिमांक में अवनमन भी आप निकाल सकते हैं। हिमांक में अवनमन ये कब बोला गया? अवनमन। ठीक है, तो यहां पर नमन, ये चीज आप निकाल सकते हो, लेकिन कब? जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय मिला हो। लेकिन बच्चों यदि ये किस पर डिपेंड करता है, आप सबको पता है ना, अणुओं की संख्या पर, क्योंकि अणुसंख्यक गुणधर्म है। अणुओं की संख्या पर, अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, यानी जो भी विलेय पदार्थ होगा उसके मोल पर निर्धारित होगा। जैसे प्रसरण दाब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? पाई बराबर CRT। जब क्वथनांक में उन्नयन का फार्मूला होता है डेल TB बराबर आपका KB स्मॉल m, ये आपका मोललता हो जाता है। और आपका हिमांक में अवनमन डेल TF बराबर बच्चों क्या हो जाता है? KFM या MKF हो जाता है। तो ये सभी के सभी विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती हैं। ठीक, लेकिन यदि इस विलेय के अणुओं की संख्या में परिवर्तन हो जाए, अणुओं की संख्या में परिवर्तन हो जाए, अणुओं की संख्या में क्या हो जाए बच्चों? परिवर्तन हो जाए, उस स्थिति के लिए परिवर्तन हो जाए, उस स्थिति के लिए इस फार्मूले की सहायता से हम ना तो प्रसरण दाब निकाल सकते, ना तो क्वथनांक में उन्नयन, ना तो हिमांक में अवनमन। क्यों? क्योंकि अणुओं की संख्या में परिवर्तन हो गई ना। अणुसंख्यक गुणधर्म का मतलब जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करे। हमने जितना पदार्थ लिया वो अणुओं की संख्या में परिवर्तन हो गया या उसके आयन की संख्या में परिवर्तन हो गया। इस स्थिति के लिए हमारे बान हाफ साहब आए, बोले कोई बात नहीं, हम एक नया फार्मूला दे रहे हैं कि बान हाफ गुणांक निकाल करके आप सीधा मल्टीप्लाई कर देना, उसका प्रसरण दाब भी निकल जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन भी निकल जाएगा, हिमांक में अवनमन भी निकल जाएगा। ठीक है, कुछ समझ में आया? कि यदि विलेय के अणुओं की संख्या में परिवर्तन हो जाए, आप बोलोगे सर कैसे? हमने समझा नहीं कैसे अणुओं की संख्या में परिवर्तन हो जाए। जैसे हमने कहा एक पात्र है और इसमें हमने एक विलायक डाल करके इसमें NaCl डाला। क्या डाला बच्चों? NaCl। इसमें आप देखो यहां पर एक परमाणु है। अब बच्चों यदि ये टूटा तो आपका बनाया Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, मतलब यहां पर एक आयन इसका, एक आयन इसका, कुल मिलाकर के 2 आयन बन गए। अब देखो लिया कितना हमने दिया? 1, बन कितने गए? 2। अब देखो अणुओं की संख्या में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। इस स्थिति में बान हाफ गुणांक का हम मदद लेंगे कि अणुओं की संख्या में परिवर्तन हो गया तो बान हाफ गुणांक निकालेंगे। बान हाफ गुणांक में यह फार्मूला होता है I का मान, कि जितना हमारे पास बना हमारा जो परमाणु आयन और प्रारंभ में कितना था, इन दोनों का रेशियो ही बान हाफ गुणांक कहलाता है। कितना सिंपल है, लिखने में लंबा चौड़ा, दिखने में भी लंबा चौड़ा, लेकिन बच्चों समझने में इतना आसानी से हो जाएगा यार। आप समझोगे, बस समझाना मेरा काम है, समय देंगे बेहतर रूप से क्लियर होगा, ये गारंटेड है बच्चों। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूं AlCl3 की, यहां पर मैंने विलेय ले लिया AlCl3। अब देखिएगा
जब ये टूटेगा बच्चों, इसमें आप बताओ कितने अणु हैं, एक अणु। जब ये टूटेगा तो Al3 पॉजिटिव बनाता है और 3 Cl निगेटिव बनाता है, मतलब इसका एक भाग और इसका 3 भाग, टोटल 4 भाग। मैं कह दूं I बराबर कितना, तो जितना हमारे पास बाद में बना और लिया कितना था एक, इन दोनों का रेशियो ही आपका क्या कहलाता है, बांड-ठाप गुणांक। क्या कहलाता है, बांड-ठाप गुणांक। चीजें क्लियर हो गया कि भाई कणों की वास्तविक संख्या बटा कणों की सामान्य संख्या, या वियोजन या संगुणन के बाद, ये जैसा आप यहां पर देखो, यहां पे टूटा ना तो ये आपका वियोजन कहलाएगा। वियोजन मतलब टूटना, यहां पर भी आपका वियोजन, यहां पर भी वियोजन है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, क्लियर है। जैसे हम बांड-ठाप गुणांक की बात करते हैं तो ये आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि यदि विलेय के भाई अणुसंख्यक गुणधर्म मतलब अणुओं की संख्या में परिवर्तन हो जाए, विलेय के अणुओं की संख्या में यदि परिवर्तन हो जाए, उस स्थिति के लिए इस फार्मूले की सहायता से हम परस्पर दाब, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन नहीं निकाल सकते। इसके लिए बांड-ठाप गुणांक साहब आए, बोले इस स्थिति में हमारा मदद ले लो, हम बता रहे हैं भाई किस प्रकार से आप आई का मान निकालोगे, फिर फार्मूला बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई ये जो विलेय के कणों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, अणुओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, या तो अणुओं का संयोजन होगा या तो वियोजन होगा। ठीक है, या तो अणुओं का संयोजन होगा या तो वियोजन होगा। संयोजन किस प्रकार से हो जाएगा, जैसे देखिएगा, संयोजन का मतलब दो अणु आपस में मिल करके एक अणु बना ले, या 3 अणु आपस में मिल करके, जैसे मैं कहता हूं C2H5 और आपका मान लीजिए यहां पर COOH है। ठीक है, इसके 2 भाग ले लिया बच्चों, जब ये आपस में जुड़ेंगे देखिएगा बहुत सिंपल तरीके से आप समझोगे। C2H5 है, ये कार्बन है, इसमें आप जोड़ दीजिए, यहां पर आपका O है। ठीक है, यहां पर आपका द्विबंध से जुड़ा रहेगा और एक आपका OH है। ठीक, ऐसे ही हम हमारे पास 2 अणु हैं, तो यहां पर आप C2H5 ले लीजिए, कार्बन है, यहां पर आपका ये OH हो गया और ये द्विबंध के साथ ऑक्सीजन हो गया। अब इनके बीच में हाइड्रोजन बंध बनता है और आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहां पर कितने अणु, 2 अणु थे। देखो यहां पे कितने अणु, 2 अणु, और यहां पर कितने अणु, 1 अणु। तब इस स्थिति में आई का मान कैसे निकालोगे, बाद में कितना अणु है, स्टार्टिंग में कितना अणु था, तो इन दोनों का जो आपका अनुपात है वो आपका बांड-ठाप गुणांक कहलाता है। बोला गया ना, या तो विलेय पदार्थ में अणुओं में संयोजन हो जाए तब पर भी अणुओं की संख्या परिवर्तन हो जाएगी, या तो अणुओं में वियोजन हो जाए, टूट जाए, तब पर भी संख्या में परिवर्तन हो जाएगी। जैसे मैंने कहा BaCl2 जब टूटेगा तो बेरियम 2 पॉजिटिव और बच्चों 2Cl का निगेटिव बना लेगा। अब इसमें आप देखो वियोजन हो रहा है, वियोजन मतलब टूटना। यहां पर अणु की संख्या 1 थी, आयन कितने बन गए, 1 और 2, कुल मिलाकर 3। आई का मान निकलेगा तो टोटल बाद में कितना था, 3, प्रारंभ में कितना था, ये 3/1 बराबर 3। ठीक है, तो संयोजन और वियोजन में अणुओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है। इस स्थिति के लिए बांड-ठाप साहब आए और बोले भाई साहब कि यदि परिवर्तन हो रहा है तो इसके आधार पर एक नया फार्मूला हम जनरेट कर दे रहे हैं, जिसके आधार पर यदि किसी भी विलयन में विलेय के कणों की संख्या या अणुओं परमाणु की संख्या में परिवर्तन भी हो रही है, तब पर भी आप उसका परस्पर दाब, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखो बांड-ठाप साहब ने क्या कहा कि समान सांद्रता वाले विद्युत अपघट्ट और विद्युत अनवघट्ट के अणुसंख्यक गुणधर्म की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि विद्युत अपघट्ट का परस्पर दाब, वाष्प दाब में कमी, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन वैद्युत अनवघट्ट पदार्थों की अपेक्षा अधिक होता है, अधिक होगा। ठीक है, इसके लिए इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन यही है बच्चों। जैसे मान लीजिए आपका संयोजन हो गया, संयोजन या वियोजन हो गया, तो टूटने पर आई का मान बदल जाता है, जिसके कारण या तो परस्पर दाब की बात करें, चाहे विद्युत अपघट्ट की बात करें, चाहे वाष्प दाब में कमी की बात करें, चाहे आप हिमांक में अवनमन की बात करें, ठीक है, या तो क्वथनांक में उन्नयन की बात करें, सब में कहीं ना कहीं परिवर्तन होता है। इसके लिए फार्मूला जनरेट करना है। तो भाई आपको कारण समझ में आ गया ना कि बांड-ठाप गुणांक क्यों आया, बांड-ठाप साहब ने अपना एक गुणांक का फार्मूला क्यों दिया। इसके पीछे का केवल एक ही रीजन है कि जैसे हमारे पास कोई भी अणुसंख्यक गुणधर्म है, परस्पर दाब की बात करूं, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, इस स्थिति में बच्चों हम
परसरण दाब में मान नहीं निकाल सकते हैं, हिमांक में अपना मान नहीं निकाल सकते यदि विलेय के कणों की संख्या में परिवर्तन हो रहा, इसलिए यहां पर अपना नियम दिया भाई साहब। तो यहां पर फार्मूला जनरेट करते हैं, वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ गुणांक, इसको किससे दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं। इसके कई सारे फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है अनुसंख्यक गुण का प्रेक्षित मान, अनुसंख्य गुण का प्रेक्षित मान, अनुसंख्यक गुण का प्रेक्षित मान। और दूसरा आप सैद्धांतिक मान लिख लो, अनुसंख्य गुण का सैद्धांतिक मान, ठीक है, ये चीज निकाल सकते हो। इसका एक ही फार्मूला नहीं है, कई फार्मूले हैं भाई। जैसे कणों की वास्तविक संख्या यानी वास्तविक कितना था, और डिवाइड में आप लिखोगे कणों का सामान्य संख्या यानी कितना हमने लिया था, कणों की सामान्य संख्या। चीजें क्लियर है बच्चों? देखो ये फैक्ट पर जाओ ना, ये क्यों आया, ये क्यों आवश्यकता पड़ी भाई, क्यों जरूरत पड़ गई। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, वियोजन से हमें मिला, या तो संयोजन से मिला, या तो संयोजन संगुणन के पश्चात कणों की संख्या मतलब जुड़ गया और भाई या तो टूट गया, तब कितने कण हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कणों की सामान्य संख्या, मतलब हमने कितना लिया था। ये फार्मूला आप जनरेट कर सकते हो, इसी फार्मूले से आप वैल्यू निकाल सकते हो। अब आप कहोगे सर वांट हाफ गुणांक तो निकालना हमें आसान हो गया, लेकिन हम इसको जनरेट कैसे करेंगे, फार्मूला कैसे जनरेट करेंगे। तो देखो मैं आपको यहाँ पे समान रूप में बता देना चाहता हूं कि सामान्य रूप में मैं किसी भी अनुसंख्यक गुणधर्म में यदि वैल्यू निकालना चाहूंगा कि प्रेक्षित गुणधर्म, गड़बड़ हो गया है ना, तो प्रेक्षित अनुसंख्यक गुणधर्म ये आपका होगा आई गुणा, ठीक है, आई का मान इनसे निकालेंगे, आई गुणा परिकलित अनुसंख्य गुणधर्म। कहने का मतलब यदि किसी भी विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है तो परसरण दाब उसी फार्मूले से निकालेंगे, बस आई का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहां पर हम पहला नंबर आपसे कहते हैं परासरण दाब, यदि हमें पाई निकालना है तो आई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यदि मैं कह दूं क्वथनांक में क्या होता है, उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन मतलब डेल टी बी बराबर आपका आई इंटू एम के बी, या के बी एम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हिमांक में अवनमन आता है, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन डेल टी एफ बराबर ये आपका के एफ स्मॉल एफ। ये आपका कंप्लीट हो जाता है वांट हाफ गुणांक। यदि एग्जाम में आता है ना तो इतना ही लिखना बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अंकित क्वेश्चन जो भी है मैं आगे कराऊंगा, आप निश्चिंत रहें। चैप्टर हमारा 2 जो है कंप्लीट हो गया। प्लेलिस्ट जाकर देखो, प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको क्रम से वीडियो मिल जाएंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, बेहतर रूप से तैयारी करते चलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।